Hello friends, welcome to the online class of Defense Studies. Defense Studies is a subject which is very interesting, exciting and highly scoring subject. We have Defense Studies in two mediums. One is Marathi medium and second one is English medium or English medium and Marathi medium. I will explain this subject such like that it will be easier to understand by Marathi medium student as well as by the English medium students. Okay. If we see about defense studies, this subject is basically consist of 100 marks. आपण हे सब्जेक्ट पाहिलं तर हे सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स साठी असतं. See this, there are 100 marks. This 100 marks is distributed in two parts. ये जो डिफेंस स्टडीज सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एज वेल एज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इसमें आप लोग 100 में से मोर देन 90 स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लेंगे तो. बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है और बहुत सारे ऐसी चीज हमें जानने के लिए मिलेगी जो अभी हमको बाहर एज अ सिविल लाइफ में पता नहीं होता रिगार्डिंग डिफेंस. नाउ इफ वी सी दिस 100 मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. 80 marks is for theory. 80 marks is for theory and 20 is for practical. There is 80 marks is for theory and 20 marks is for practical. और थ्योरी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इसमें अगर हम कंसिडरेशन करें थ्योरी के लिए तो आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं. देयर आर ओनली 6 चैप्टर्स फॉर द होल ईयर. कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर 6 चैप्टर फॉर द होल ईयर. तो अगर आप ये सिर्फ 6 चैप्टर प्रॉपरली कर लेते हैं पूरे साल में तो यू कैन स्कोर मोर देन 75 marks out of 80. And if suppose you got 75 over here and around maximum student get 20 out of 20 in practicals, then if suppose you got 19 marks or 20, we take it as 20 plus 75 will be around 95. Therefore I am saying you that this subject defense studies is interesting also and highly scoring subject. तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाईली स्कोरिंग होने वाला है, जिसमें आपको सिर्फ 80 मार्क्स के लिए कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं? 6 चैप्टर्स. और 6 चैप्टर्स तो कोई भी प्रिपेयर कर सकता है और 6 चैप्टर्स अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो यू विल गेट अप टू मोर देन 75 मार्क्स. ठीक है, आउट ऑफ 80. And this is what practical, and you will get good marks, very very good marks in practicals also because practical is very very simple for defense studies. Okay. तो अब ये तो हमने देख लिया मार्किंग स्कीम कैसा है कि 100 मार्क्स हैं, 100 में से 80 थ्योरी के लिए हैं और थ्योरी में 6 चैप्टर्स हैं पूरे ईयर के लिए हमारे पास. ओके. और प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स हैं. ओके. देन अब इसमें अलग चीज क्या है? जिन लोगों ने डायरेक्टली 12th में डिफेंस स्टडीज लिया है उनको पता नहीं है कि डिफेंस स्टडीज के में है क्या एक्चुअली. डिफेंस स्टडीज में आपको डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानने के लिए मिलता है कि एक्चुअली डिफेंस फोर्सेस में क्या होता है. अगर डिफेंस फोर्सेस बोलेंगे तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है, आर्मी. तो क्या होगा? देयर इज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स एज वेल एज देयर इज सपोर्टिंग फोर्सेस विच इज कॉल्ड इट एज पैरामिलिट्री फोर्सेस. तो और कौन कौन से फोर्सेस हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं. अगर हम आर्मी का कंसिडरेशन करें, जो लैंड पे वर्क करता है दैट इज आर्मी, जो एयर में वर्क करता है दैट इज एयरफोर्स, जो सी में वर्क करता है, वाटर में वर्क करता है दैट इज नेवी. अगर हम सिर्फ आर्मी बोले तो बहुत लोगों को सिर्फ आर्मी एक छोटा सा पार्ट लगता है, मतलब इतना ही है. बट आर्मी भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो 11th क्लास में बच्चों ने पढ़ा है, आर्मी में डिफरेंट डिफरेंट है. तो अगर हम कंसिडर करेंगे तो कैसा है वो चीज हम देखेंगे अभी यहाँ पे. आर्मी के अंदर आर्मर्ड है. आर्मर्ड मतलब जो टैंक से डील करते हैं.
और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आर्मर्ड का सेंटर अहमदनगर में सिचुएटेड है। अगर आप आर्मी स्कूल आपको पता होगा तो वहां पे ACC एंड S है। दिस इज द सेंटर फॉर आर्मर्ड इन होल इंडिया। अगर कोई भी इंडिया में आर्मर्ड में भर्ती होता है एज अ रिक्रूट, तो उसका ट्रेनिंग अहमदनगर में होता है। ऑल ओवर इंडिया अगर भर्ती होता है कोई भी रिक्रूट, तो उसका ट्रेनिंग अहमदनगर में होता है। तो आर्मर्ड का सेंटर कहाँ पे है? दैट इज इन अहमदनगर। टैंक से जो डील करते हैं आर्मी के अंदर, वो आर्मर्ड के अंदर आते हैं। आपने शेलिंग के टाइम पे बोफोर्स के बारे में सुना होगा, जो गन फायर करती है। तो वो जो है वो किसके अंडर आता है? वो आता है आर्टिलरी के अंदर। आर्टिलरी का सेंटर नासिक में सिचुएटेड है। देन वी हैव आर्मी सप्लाई कोर। जब ये फोर्सेस फाइट कर रहे होते हैं तो इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, इनको वेपन्स की जरूरत होती है, इनको फूड की जरूरत होती है, ऑयल है, बाकी सारी चीजें हैं। तो इनको सपोर्ट करने वाला जो फोर्स है, दैट इज आर्मी सप्लाई कोर। इसका सेंटर बैंगलोर में सिचुएटेड है। ऐसे बहुत सारे इसके भी पार्ट्स हैं जो हमने 11th में स्टडी किए हैं। तो इस टेक्स्ट के अंदर, मतलब सब्जेक्ट के अंदर, हम ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। AMC है, आर्मी मेडिकल कोर है। ये आर्मी मेडिकल कोर का फंक्शनिंग होता है वॉर टाइम पे या पीस टाइम पे मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का आर्म फोर्सेस को। तो इनका एक पूरा सिस्टम है, देयर इज सिग्नल्स जो कम्युनिकेशन फॉर्म करता है। तो एक आर्मी के अंदर भी इतने सारे सेक्शन है, इसके अंदर भी पीस टाइम वर्क अलग है, वॉर टाइम वर्क अलग है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी टू लर्न है, और आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं। ओके, देन अब नेक्स्ट थिंग क्या है? जैसे ये हम आर्मी के सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे, ये सारे फंक्शनिंग फिर आर्मी है, वैसे नेवी का है, एंड देन देयर इज एयरफोर्स। और इसके साथ सपोर्टिंग फोर्सेस को हम बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम? पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब अगर हम इस टॉपिक का 12th का फर्स्ट चैप्टर कंसिडर करें, तो दैट इज इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी को हमें कंसिडर करना है फर्स्ट चैप्टर में। मराठीत याचं नाव आहे भारताची सुरक्षा। तो अब यहाँ पे अगर हमें सिक्योर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल strength of the army, and what are the main points or the location of the India in world map, in Asia map, and also we have to study about our neighbors. इसका सिंपल वे में बोले तो हमें पता रहना चाहिए इंडिया वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहा है मैपिंग में, एज वेल एज एशिया में कहाँ है, इंडिया के नेबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, इंडिया के की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इंडिया को प्रॉब्लम किस नेबरिंग कंट्री के साथ है, तो वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले हम मैप वाइज चेक करते हैं कि इंडिया की एक्चुअल पोजीशनिंग कहाँ पे है। ओके, फॉर दैट वी विल सी अ पीपीटी। Okay, now see over here, defense studies. In Marathi, the name is संरक्षण शास्त्र। तो अभी हम ये डिफेंस स्टडीज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे थे? दिस इज व्हाट द फ्रंट पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, कवर ऑफ योर टेक्स्ट बुक, डिफेंस स्टडीज फॉर 12th। नाउ सी दिस इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। इंडिया कैन प्ले अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन ओशन। आपको पता होगा चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में, और यहाँ पे अपना डोमिनेंस बहुत बढ़ा रहा है, और उसको इंक्रीज करते हुए वो इंडियन ओशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इंडिया प्रॉपरली जो है इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस बनाए रख सकता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टू सिक्योर गार्ड द इंडियन ओशन। और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको पता है रिसेंटली जो कंट्रीज हैं, USA है, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है कि चाइना का जो ये एक्सटेंशन है सीज के अंदर, साउथ चाइना सी हो गया, इंडियन ओशन की तरफ जो बढ़ रहा है, वो आइलैंड्स परचेस कर रहा है, अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए 4 कंट्रीज जो हैं वो गेट टुगेदर हुए हैं, अभी साथ में आए, और ये
मेजर रोल प्ले कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना एक्सटेंशन पॉलिसीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया की पोजीशन एशिया के अंदर सेंटर में है नियर अबाउट, और ये इंडियन ओशन के अंदर एक डोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है। सेकेंड थिंग, इफ वी सी ओनली this one, Asia's map, see this, we have Sri Lanka at the bottom, we have this neighboring state, this is what the China, this is South China Sea, okay. Then अगर हम आगे कंसिडरेशन करें और हम लैंड बॉर्डर्स के बारे में बात करें, क्योंकि अगर हमें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न करना है या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कंसिडर करना है, तो सिक्योरिटी करने से पहले हमें एनिमीज कौन है, हमारे नेबरर्स कौन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम अपने नेबरर्स की बात करें तो दीज आर व्हाट द कंट्रीज विच बाय विच और विथ होम वी आर शेयरिंग द लैंड बॉर्डर्स। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर्स का है। देन बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अफगानिस्तान का भी लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ टच होता है, एंड दैट इज ऑफ 106 किलोमीटर्स। इंडिया का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का शेयर होता है। देन वी हैव 3488 किलोमीटर बॉर्डर विच वी शेयर्स विथ चाइना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा चाइना है, और चाइना के साथ 3488 किलोमीटर्स का है, जो ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है, दैट इज द बॉर्डर विथ चाइना। देन इफ वी सी इंडो नेपाल, इंडिया एंड नेपाल, then there is 1751 kilometers border is there। कितना बॉर्डर है हमारा? 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है विथ नेपाल। इफ वी सी भूटान, भूटान के साथ हमारा 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। इफ वी सी विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ हम शेयर करते हैं 1643 किलोमीटर का बॉर्डर। इफ वी सी विथ Bangladesh, we share 4096.7 kilometer border with Bangladesh। Then, if we see the coastal line, हाँ, जैसे land borders important है वैसे ही sea coastal line भी बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो मुंबई अटैक हुए थे उसमें जो टेररिस्ट थे उन्होंने sea route चूज किया था। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो कोस्टल इंडियन कोस्टल लाइन जो है वो 7516.6 किलोमीटर्स की है। तो अभी हमने नेबरिंग स्टेट्स और ये बॉर्डर्स के कंसिडरेशन किया, तो इसको सिक्योर गार्ड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ कैसे हैं। अगर हम कंसिडरेशन करें बाकी नेबरिंग कंट्री जस्ट लाइक नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनके साथ हमारे अफगानिस्तान, इनके साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत हेल्दियर हैं। कोई प्रॉब्लम, हमें डिस्प्यूट ज़्यादातर इन कंट्रीज के साथ नहीं होते। बट हमारे दो मेजर एनिमीज जो है लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। चाइना की पॉलिसी है कि उनका एरिया उन्हें एक्सटेंड करते रहना है किसी भी तरीके से और अपना एरिया बढ़ाना है। इसके बैकग्राउंड में आपको ये भी पता होगा, चाइना ने बहुत सारे लैंड जो हैं वो एक्वायर किया। तिब्बत वाज अ सेपरेट कंट्री, तिब्बत को एक्वायर किसने किया? चाइना ने किया। और उस टाइम पे दलाई लामा और उसके फॉलोअर्स, दलाई लामा जो एक सिस्टमैटिक वे से तिब्बत के हेड थे, उनको चाइना ने वहां से निकाल दिया और पूरा तिब्बत को एक्वायर कर दिया, क्योंकि ये पहले से चाइना की पॉलिसी है। देन आपको पता है आगे भी इंडिया के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुआ है, और उस टाइम पे दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स ने माइग्रेट किया इंडिया में, और इंडिया हमेशा सबको सपोर्ट करता है। ओके, एंड अगर हम चाइना के साथ देखा ये रिलेशन प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के साथ देखें तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला है एक दिन पहले। इंडिया एंड पाकिस्तान वाज द सेम कंट्री अर्लियर ऑन, तो वो पूरा एक ही कंट्री था। बट इंडिपेंडेंस जब मिला तो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो 47 में उसने जम्मू एंड कश्मीर, जब इंडिपेंडेंस हुआ था
तो जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ सेपरेट स्टेट, वो एक सेपरेट स्टेट था और उसको लीड कर रहे थे राजा, और उस टाइम पे किंग्स होते थे। तो उस किंगडम को उन्होंने क्या किया, वो किंगडम पे अटैक कर दिया। किसने अटैक किया? पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। वो एक सेपरेट किंगडम था, इंडिया वॉज सेपरेटेड एंड पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड, बट जम्मू एंड कश्मीर एक सेपरेट स्टेट था जो ना तो इंडिया में था ना पाकिस्तान में था। बट पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में 1947 के अंदर, अक्टूबर 1947 में अटैक कर दिया, और वो अटैक करने के बाद उन्होंने उसको आगे एक्वायर करते गए। और उस टाइम पे वहाँ के जो किंग थे उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से सपोर्ट मांगा, और सपोर्ट में बोला कि आप हमें सपोर्ट दें आर्मी का, क्योंकि उनकी स्ट्रांग आर्मी नहीं थी उस किंग की। तो हमने उनको सपोर्ट किया, और जब हमने उन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने, जो किंग थे, उन्होंने बोला कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आप जब हमको हेल्प करेंगे तो हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट हो जाएंगे, इंडिया के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो फिर इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, बट बीच में ही यूएन ने वहां पे सीज फायर किया। सीज फायर क्या होता है कि वॉर को वहीं पे रोक देते हैं, जो आर्मी जहां पे है वहीं पे रुकती है। तो उसके बाद अगर हम देखें, दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल मैप, ओके, तो हमें ये मेनली कंसिडर करना है। तो ये जो लाइन है इस एरिया तक वो पहुंच गए थे। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड इट दिस व्हाइटिश पार्ट विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो ये जो है इसे पीओके बोलते हैं हम, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो सेपरेट करता है दैट इज एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके, जो रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। और इस टाइम पे सीज फायर हो गया, तो यहाँ पे जो एरिया है वो पीओके हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला जो है ये एक्चुअल कश्मीर है। हम शो करते टाइम ये पूरा दिखाते हैं, बट एक्चुअली दिस मच इज द इंडिया का जो ये पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर का है, और ये है अब जो है वो लद्दाख है, आपको पता होगा, करेक्ट। देन तो अगर हम यहाँ देखें बेसिकली तो कंसर्न क्या है, तो ये वाला पार्ट जो है उस टाइम पे पाकिस्तान के पास था, बट बाद में ये पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया। दिस पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड इट एज अक्साई चीन। ये अक्साई चीन पार्ट किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। सेकेंड थिंग, फिर इंडिया ने ये जो की लोकेशन है विच इज कॉल्ड इट एज सियाचिन, उसको एक्वायर किया। ये इस वॉर के बारे में हम डिटेल में आगे भी स्टडी करने वाले हैं पूरे, ओके। तो अगर हम बेसिकली रिलेशनशिप देखें तो इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान और चाइना के साथ अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे अब तक 4 वॉर्स हुए हैं। पहला वॉर हुआ 1947 अक्टूबर, उसमें भी हमने उनको रोक दिया, वहीं पे हरा दिया। देन देर इज अ वॉर ऑफ 1965, 1965 का वॉर भी पाकिस्तान इंडिया से हारा। देन देर इज अ वॉर ऑफ 1971 जिसमें इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाया, और वो एक न्यू कंट्री बना, दैट इज बांग्लादेश, इन 1971। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस टाइम का कि उस वॉर में मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। और किसी भी आर्मी के लिए ये बहुत शेमफुल थिंग है कि डायरेक्ट सरेंडर कर देना। तो 1971 के वॉर में मोर देन 90,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान सरेंडर टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। देन वी हैव सीन द वॉर ऑफ 1999 विच इज कारगिल वॉर, वो भी हम जीते, बट पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरता। 4 वॉर हार चुका है, तभी भी टेररिस्ट एक्टिविटी उनकी जम्मू एंड कश्मीर में चालू है। देन ओवरऑल इफ वी सी द थिंग कि हमारे इतने 7 नेबर्स हैं, उनमें से सिर्फ 2 के साथ रिलेशनशिप खराब है, दैट इज पाकिस्तान और चाइना। और इन दोनों का इमेज वर्ल्ड वाइड खराब है। अगर हम चाइना का देखें तो इसका पॉलिसी है एक्सटेंशन करना, और पाकिस्तान का है टेररिस्ट एक्टिविटी करवाना जम्मू एंड कश्मीर में, और उसको कैसे ही ग्रैप करना। तो इसको हम आगे भी कंसिडर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो मैप आपको क्लियर हो गया। चाइना के पार्ट में भी आपने देखा होगा यहाँ पे, जो अभी चाइना की तरफ से भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये जो है दौलत बेग गोल्डी, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे एक एयर स्ट्रिप है जो हम एयर बेस के थ्रू यूज कर सकते हैं अगर हमारा वॉर चाइना के साथ होता है तो। और ये वर्ल्ड में सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ एयर बेस है दौलत बेग गोल्डी, और ये क्रिटिकल लोकेशन पे है, और एक ये मेजर रोल प्ले कर सकता है एट द टाइम ऑफ वॉर। देन these are the parts and see the chapters.
This is what India's security and the conceptual framework. So from tomorrow's lecture, we will start India's security and conceptual framework. और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन डिफेंस फोर्सेस वी विल डिस्कस इन लेक्चर. ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं वो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. धीरे धीरे इंट्रोडक्शन पार्ट भी करेंगे. तो कल हम डिफेंस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, विच इज इंडियाज सिक्योरिटी एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. थैंक यू.